नमस्कार। दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले अंबेडकर नगर से खबर आ रही है, जहां पर हादसे के बाद हंगामा मच गया है। तेज रफ्तार ट्रेलर से टक्कर हुई है, बेकाबू होकर यह पलटा है। ट्रेलर के नीचे दबकर एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है। एआरटीओ गाड़ी कर रही थी ट्रेलर का पीछा। गुस्साए लोगों ने एआरटीओ की गाड़ी में आग लगा दी है। जलालपुर के पट्टी चौराहे की घटना है। दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रेलर की पलटने से एक आदमी इसके नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद बेकाबू भीड़ ने वहां पर काफी ज्यादा हंगामा किया है। कहा यह जा रहा है कि एआरटीओ की वजह से ये गाड़ी पलटी। बातचीत करने के लिए कृष्ण कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज ये लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले घटना है, जब अकबरपुर से जलालपुर की तरफ एक ट्रेला जिसमें मोरंग लगा था वो जा रहा था। एआरटीओ उसका लगातार पीछा कर रहे थे। पट्टी चौराहे के पास पहुंचते ही वो ट्रेला अनियंत्रित हो गया और सड़क के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी वाली दुकानें होती उसमें घुस गया। इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, एक अभी ट्रेलर के नीचे दबा हुआ है। इस घटना से गुस्साए लोगों ने एआरटीओ की गाड़ी वहां रोकी, जब ट्रेलर पलटा और उसके बाद उनकी गाड़ी को आग लगा दी। तो क्या एआरटीओ इसका पीछा क्यों कर रहा था? क्या किसी तरह से इसने नियम को तोड़ा था जिसकी वजह से इसका पीछा कर रहे थे एआरटीओ के लोग? देखिए, ये जो अकबरपुर से जब निकली ये ट्रेला निकला थी, इसी दौरान अकबरपुर के पास एआरटीओ चेकिंग कर रहे थे। रोकने पर ये गाड़ी भागने लगी और उसके बाद इन्होंने इसका पीछा किया और लगभग 15-20 किलोमीटर जाके जब ये एकदम पास पहुंच गए और तो ट्रेला क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से जा रहा था, तो इसी दौरान वो पट्टी चौराहे पे अनियंत्रित हो गया और साइड में जो झुग्गी झोपड़ी वाली दुकान है उसमें घुस गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण कुमार। तो एक ट्रेलर को रोकने की एआरटीओ कोशिश कर रहा था, इसी से भागने के चक्कर में ट्रेलर पलटा, जिसके नीचे एक व्यक्ति की आकर मौत हो गई और इसके बाद जो वहां पर स्थानीय लोग थे उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। और कानपुर से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर हैलट हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यह आरोप लगा है। यह पूरा गड़बड़ झाला इसी को लेकर हुआ है। मरीज की मौत के बाद भी स्टोर से इंजेक्शन को इश्यू करवाया गया। नर्सिंग स्टाफ पर इंजेक्शन लेने का आरोप लगा। इंजेक्शन को बाजार में महंगे दामों पर बेचे जाने की आशंका हो रही है और अब इसी को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन ने जांच भी शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने जांच के लिए एक टीम का भी गठन कर दिया है। एमएस को अभी बुलाया और डॉक्टर वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचागिरी को और सारी बीएचडी मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बैठा दी है, संज्ञान लिया है और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे हैं। बीएचडी में पूरा क्लियर हो जाता है कि पेशेंट की एक्सपायर कब हुआ है और पेशेंट को रेमडेसिविर इशू कब किया गया है। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं। इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है वहाँ पर, हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है। हम इसके लिए जांच करा लेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए श्याम इस वक्त हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। श्याम, ये बहुत बड़ी बात है कि जिस वक्त इंजेक्शन यानी रेमडेसिविर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त ये गड़बड़ झाला सामने आया है। कितने ऐसे इंजेक्शन हैं जिनकी गिनती की गई और जिसके बाद पता चला कि मरीजों के मौत के बाद भी इसे इश्यू करवाया जा रहा था? तो किस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ? देखिए, आपको बता दें, कोरोना के पीक के समय पर ये जो इंजेक्शन है इसको संजीवनी बूटी मान लिया गया था और तमाम लोग इस इंजेक्शन के लिए तरस रहे थे। यही वजह थी कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी खूब हो रही थी। नकली इंजेक्शन भी बाजार में बेचे गए। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है ये वाकई में बहुत चौंकाने वाला मामला है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो मरीज जिनकी मौत हो गई है उनके बाद भी, मौत के बाद भी कई दिनों तक इंजेक्शन इश्यू कराए जाते रहे। तकरीबन 5 से 7 ऐसे मरीजों के नाम सामने आए हैं जिनकी मौत के बाद ये इंजेक्शन इश्यू कराए जाते रहे। अब ये चूंकि ये मामला तूल पकड़ रहा है, तो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने सामने आकर के सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है और सारे रिकॉर्ड जो हैं, जो बीएचडी है वो पूरी जमा करा ली जाएगी और उसके बाद इस मामले की पूरी गहनता से जांच की जाएगी। जो भी दोषी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी वजह है जो यहाँ देखने वाली, वो ये है कि एक समय ऐसा था कि जब एक एक इंजेक्शन के लिए लोग तरस रहे थे। ऐसे में
आपको बता दें 30 अप्रैल को कानपुर की क्राइम ब्रांच ने हैलट अस्पताल परिसर से एक नर्सिंग स्टाफ और उसके साथ 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि वो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। उस वक्त ये बात कही गई कि ये जो इंजेक्शन है जो कि स्टोर से मिलता है मरीज को लगाने के लिए, उसमें वो चोरी करते थे, उसमें आधा लगाते थे और आधा बचा लेते थे। इसी तरीके से वो स्टोर करके इसको बेचने का काम कर रहे थे। लेकिन अब जो ये नया प्रकरण है वो पूरी तरीके से जो चिकित्सा व्यवस्था है, जो अस्पतालों की व्यवस्था है, अस्पताल की व्यवस्था है अस्पताल की, उसको ही यानी श्याम जो हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ था वही ये सब कुछ गड़बड़ झाले कर रहा था, और फिर वहां से किस मार्केट में बेचा जाता था इसका पता किस तरह से कमेटी बनाकर अब लगाए जाने की बात कह रही है। तो पूरा का पूरा जो अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ था वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है। ये देखिए, प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि नर्सिंग स्टाफ लापरवाह है, नर्सिंग स्टाफ ने इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन आपको बता दें कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसकी शॉर्टेज चल रही थी उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई गई थी। उस प्रक्रिया के तहत अस्पतालों को इंजेक्शन दिए जा रहे थे और अस्पतालों से जब ये इंजेक्शन अलॉट किए जाते थे तो उसकी भी एक व्यवस्था थी। एक सीनियर डॉक्टर जब इसको रिकमेंड करता था तब वो मरीज को अलॉट किए जाते थे और रोजाना उस पर जो पर्चा होता है जिस पर इंजेक्शन दिया जाता था उस पर डॉक्टर के हस्ताक्षर होते थे। तो अगर कोई मरीज 22 तारीख को मर गया है और 26 तारीख तक उसके लिए वो इंजेक्शन इशू कराए जाते रहे तो कहीं ना कहीं इसमें एक पूरा नेक्सस भी इन्वॉल्व हो सकता है, जिनमें बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। जी नीलू, बिल्कुल, तो बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। अभी तो नर्सिंग स्टाफ की बात हो रही है, लेकिन जिस डॉक्टर ने हस्ताक्षर किए, किस तरह से हस्ताक्षर होकर ये बाहर निकले, अब इस पर जब जांच बैठेगी तो तमाम खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब खबर आगरा से लेते हैं, जहां पर वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आए श्री पारस हॉस्पिटल पर शिकंजा अब कसता दिखाई दे रहा है। अब तक ये बताया जा रहा है कि कुल 7 मृतकों के परिजन ऐसे हैं जिसने एडीएम सिटी की अध्यक्षता वाली जांच कमेटी के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करा दी हैं। इसके अलावा 3 शिकायतें सामाजिक संगठनों की तरफ से भी दर्ज कराई गई है। श्री पारस हॉस्पिटल फिलहाल सील है और गेट पर पुलिस की तैनाती है। मामले पर डीएम का कहना है कि अगर और तथ्य मिलते हैं तो श्री पारस हॉस्पिटल पर दर्ज मामले में धाराएं भी बढ़ाई जाएगी। कब्जे के आधार पर तो टीम हमारी जांच कर रही है, बट उचित होता है कि कुछ ऐसे पब्लिक जो आए हों, गए हों, और कई लोगों की मीडिया के थ्रू संज्ञान में जो आया है उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप भी अपनी लिखित शिकायत कर दें, चाहे कलेक्ट्रेट में कर दें, एडीएम सिटी कर दें, सीमा ऑफिस में कर दें या मेल कर दें, ताकि एक एक बिंदु की ठीक से जाँच करके जो सच है वो सामने आ जाए। और प्रयागराज में हाथी का तांडव देखने को मिला। शादी समारोह में पालतू हाथी का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि बेकाबू हाथी ने कई गाड़ियों को पलट दिया। दूल्हे की बग्घी को भी इसने नुकसान पहुंचाया है और शादी का पंडाल भी हाथी ने तोड़ दिया। सराय इनायत के अमलापुर मलवा गांव की एक घटना है जहां पर एक हाथी का तांडव देखने को मिला, वो भी एक शादी में, जहां पर बताया जा रहा है कि हाथी ने कई गाड़ियों को पलट दिया, दूल्हे की बग्घी को भी नुकसान पहुंचाया और साथ ही साथ वहां जो टेंट तंबू लगाया गया था, यानी शादी का जो पंडाल लगा था, उसमें भी तोड़फोड़ की। और मिर्जापुर के हलिया थाना क्षेत्र में कई गांव में एक भालू ने जबरदस्त उत्पात मचा के रखा है, जिसमें लोगों में दहशत का माहौल है और भालू का गांव में उत्पात मचाता हुआ वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं भालू के हमले में अब तक 4 लोग घायल भी हो चुके हैं। भालू को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने वन विभाग से गुहार लगाई है कि किसी तरह से इस भालू को पकड़ा जाए, क्योंकि लोग इसको लेकर अब सहमे हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से कम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है और वीकेंड कर्फ्यू का लोग कितना पालन कर रहे हैं, घरों से बाहर निकलने के दौरान मास्क पहन रहे हैं या फिर नहीं, या शहरों के लोग वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं कि नहीं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश भर में इस वक्त वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है।
तो वीकेंड कर्फ्यू का लोग कितना पालन कर रहे हैं, बातचीत करने के लिए मेरठ से उमेश, मुरादाबाद से फरीद शमशी हमारे साथ जुड़े हैं और लखनऊ से अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले अलाउद्दीन के पास ही चलते हैं। अलाउद्दीन, चूंकि वीकेंड कर्फ्यू चल रहा है और ऐसे में कितना पालन लोग करते हैं इसका दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लखनऊ वो ज़िला था जिसमें आखिर में जो है आंशिक कर्फ्यू खोला गया, यानी बुधवार से यहाँ पर आवागमन चल रहा है। मैं एक बहुत ही व्यस्त चौराहे पर हूँ फिलहाल। आप अगर यहाँ पर ट्रैफिक देखेंगे, जहाँ पर 500 मीटर से लेकर के 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक के हालात उतने ज़्यादा बुरे नहीं। आपको 10 से लेकर के 15 की तादाद में गाड़ियां दिखाई देंगी। अब जबकि देखिए ट्रैफिक गुजर गया है, तो दूर तक अगर आप देखेंगे, जूम जहां तक कैमरा होगा, तो अभी तक ट्रैफिक खाली भी नजर आ रहा है। तो बिला शक शुबहा 2 महीने से जो आदत लोगों की पड़ी और खासतौर से जो भय का वातावरण था, लोगों के अंदर जो कोरोना को लेकर के जागरूकता भी आई, उसके बाद एक चीज़ देखने को मिली है कि लोग बहुत ज़्यादा बिला वजह सड़कों पर नहीं निकले हैं। जहां तक मास्क के उपयोग का मामला, बिला शक शुबहा जहां पर लोग 20 से 30% तक सी मास्क इस्तेमाल करते थे, अब वो तादाद कम से कम 95% हो गई है। तो ऐसे में ये चौराहा इस बात को गवाही दे रहा है। लोहिया पार्क का चौराहा है जो कि बहुत व्यस्त चौराहा है, पूर्वांचल की तमाम सड़कें भी चौराहे से आकर के जुड़ती हैं। तो ऐसे में वीकेंड जो शनिवार और रविवार का जो आंशिक कर्फ्यू है, उसमें गाड़ियों की जो तादाद है उस बात की गवाही दे रही है कि बहुत ज़्यादा लोग फिलहाल नहीं निकल रहे हैं। कम से कम लखनऊ में तो लोग बच रहे हैं। और अभी 3 दिन सिर्फ हुए, यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन ओपन रहा है लखनऊ, सुबह 7 से लेकर के शाम 7 बजे तक। उसके बाद फिर आंशिक कर्फ्यू का ये दिन आ गया, शनिवार रविवार। तो ऐसे माना जा रहा है कि फिलहाल अभी तक जो हालात बने हुए वो कम से कम लखनऊ में नॉर्मल है। बिल्कुल, और ये आगे भी बने रहे, ये समझदारी आगे भी अलाउद्दीन बनी रहे कि लोग ना निकले बेवजह। और वीकेंड कर्फ्यू अगर लगाया गया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया गया होगा सरकार की तरफ से, तो ना ही निकले तो बेहतर है। मेरठ से उमेश भी हमारे साथ है। उमेश, मेरठ का हाल हमने देखा कि यहाँ पर ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और वीकेंड की तो बात ही छोड़ दीजिए कि वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो लखनऊ की जनता की तरह से हम माने कि यहां पर भी सजग होने की जरूरत है लोगों को। जी हाँ, निश्चित तौर पर नीलू जी, सजग होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहा है। और वीकेंड कर्फ्यू के नज़ारे की बात की जाए तो मैं इस वक्त जिस चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। वही लोग नजर आ रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे का नज़ारा दिखाइए अभिषेक, कि किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर अच्छी कही जा सकती है, कम से कम इस चौराहे की तस्वीर अच्छी कही जा सकती है कि यहाँ पर गिनती के वाहन दिखाई दे रहे हैं और गिनती के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग भी नजर आ रहे हैं वो मास्क लगाए हुए हैं, चेहरा ढके हुए हैं। हालांकि और चौराहों की तस्वीरें कुछ जुदा भी हैं, वहां भीड़ भाड़ देखी जा रही है। जैसे हापुड़ अड्डे का चौराहा हुआ या अन्य चौराहे हुए, वहां पर कुछ भीड़ भाड़ देखी जा रही है। लेकिन कम से कम मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, सरकारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इसी तरह की तस्वीरें हर चौराहे पे दिखे तो और ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए अभी वैक्सीनेट पूरी तरह से जनता नहीं हुई है। कोरोना का खौफ भी जरूरी है, जागरूकता भी जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू है तो घर से बाहर आप ना निकलें। और हमारे साथ इस वक्त मुरादाबाद से फरीद भी हैं। फरीद, वहां का क्या हाल है? वहां पर लोग जागरूक हो रहे हैं या फिर वीकेंड लॉकडाउन को धत्ता बताते हुए बाहर निकल रहे हैं? जी हाँ नीलू, पहले तो मैं बता दूं, जो T3 फार्मूला था उसके बाद संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अब लोग वीकेंड लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। वो समझ नहीं रहे हैं कि कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए ये 48 घंटे का वक्फा रखना ज़रूरी है। लेकिन आप देख सकते हैं मुरादाबाद के इस वक्त मैं अमरोहा गेट चौराहे पर हूँ। यहाँ पर आपको रिक्शाएं चलती हुई आम दिनों की तरह नज़र आएंगी। लोग यहाँ पर आपको चलते हुए नज़र आएंगे, बिना हेलमेट के स्कूटर सवार आपको नज़र आएंगे। तमाम तरफ आपको लोग गुजरते हुए नज़र आएंगे। पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, लेकिन वो लोगों को चलने से रोकने में मजबूर हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, फोर्स कम है। तो मुरादाबाद में वीकेंड लॉकडाउन का पालन होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आम दिनों की तरह लोग सड़कों पर अभी चल रहे हैं। जी नीलू, बिल्कुल, तो यहाँ पालन होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पालन करना जरूरी है, क्योंकि आपकी जो जान है वो बहुत कीमती है। और इसलिए अगर कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करेंगे तभी अपनी जान बचा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में हैं, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर
वो जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन उन्होंने किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी आज खुद अमेठी पहुंची हैं। वहां पर जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया है। स्मृति ईरानी तिलोई में पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार के घर पहुंची और शोक संवेदना यहां पर उन्होंने व्यक्त की है। कुछ दिन पहले ही कृष्ण कुमार सिंह के पिता का निधन हुआ था और इसीलिए वो उनके घर सांत्वना देने पहुंचे थे। साल 2021 अब तक पर्यटन के लिहाज से कुछ खास नहीं रहा और जम्मू कश्मीर की मनोरम डल झील पर अब भी बेहद कम सैलानी पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच यहां पर हाउस बोट और शिकारा चलाने वालों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया गया और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस कोशिश में लगे हैं कि इस व्यवसाय से जुड़े लोग वैक्सीन की अहमियत और फायदों को समझें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। आइए देखते हैं मुफ्ती इस्लाह की ये रिपोर्ट। श्रीनगर की मनोरम डल झील से सटे इलाके में स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंच रहे हैं और कोरोना से सुरक्षा कवच यानी टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यहां सिर्फ लोगों को वैक्सीन की खुराक ही नहीं दी जा रही, बल्कि हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को टीकाकरण के फायदे के बारे में भी बताया जा रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ, वो अपने आप को ये वैक्सीन जरूर लगवाएं। डोर टू डोर जाते हैं और देखते हैं किसी को वैक्सीनेशन किया कि नहीं किया है और हम लोगों को ये कन्वे करते हैं कि वो आ जाए और वैक्सीन करे, क्योंकि इसमें कोई खतरा नहीं है। कम से कम 200-300 किया तो लोगों का अभी अब रुझान अब ठीक है। हाँ, अब इस वक्त ठीक है। इस वक्त स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि झील के आसपास रहने वाले कुल 10,000 लोगों में से 50% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है, जिनमें 18 वर्ष और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ पर्यटन से जुड़ा व्यवसाय जैसे हाउस बोट और शिकारा चलाने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है। आज हमने उनको डायरेक्ट अपील करी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जरिए से मैं दोबारा उनको अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आकर के हमें इंश्योर करें कि 100% जो वैक्सीनेशन सारे लोगों की हो। जनवरी से अब तक जम्मू कश्मीर में वैक्सीन की 32 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। ये आंकड़ा यहाँ की कुल आबादी का लगभग 25% है। इस इलाके पर कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। 3 महीने से भी कम वक्त में यहाँ लगभग 2000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कोरोना की पहली लहर में भी इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या लगभग इतनी ही थी। ऐसे में स्वास्थ्य अधिकारियों की कोशिश यही है कि यहाँ सभी का टीकाकरण हो, क्योंकि वैक्सीन का सुरक्षा कवच ही इस महामारी को हराने का एकमात्र तरीका है। ओपन एयर वैक्सीनेशन एक पहल है, एक निश्चय है हेल्थ वर्कर्स की कि ये वैक्सीन हर जगह, हर टारगेट एज ग्रुप तक वैक्सीन पहुँचाए, और ये दर्शाता है हेल्थ वर्कर्स के इरादे, इनका निश्चय कि सब लोग कोविड के खिलाफ वैक्सीनेशन करें। श्रीनगर से मैं मुफ्ती इस्लाह।